सेंसर जो हो रहा है दुनिया में पिछले पिछले एक दिन में, लास्ट 24 आवर्स, बहुत कुछ बदल गया। एक तो हमारा देश का ट्रैजिक एक्सीडेंट दैट वी सॉ, एंड देन द ईरान एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट इज बैक विच हैज पुश्ड क्रूड नियरली टू $77। 65 था, वो 77 हो गया। गोल्ड में एक बार फिर सर्च देखने को मिल रहा है, एंड इक्विटीज में जोरदार बिकवाली देखने को मिल रही है। ऐसे अनसर्टन टाइम्स को आप कैसा देखते हैं? सो वेयर डू यू सी द मार्केट्स सेटलिंग डाउन? क्या आपको लगता है कि मार्केट्स में जो अनिश्चितता है वो कुछ और समय तक रह सकती है? तो पहले ओम शांति फॉर द एयरक्राफ्ट ट्रेजेडी यस्टरडे। माय हार्ट गोज आउट टू द फैमिलीज। और जैसे आपने कहा, ये इसराइल और ईरान की जो झगड़ा अभी शुरू हुआ है। सी, जी। नॉर्मली हमने देखा कि कई रशिया उक्रेन का झगड़ा था, हमास का झगड़ा था। मार्केट में इमीडिएट एक नेगेटिव रिएक्शन जरूर हर बार आता है, मगर बहुत जल्दी जी। से मार्केट रिकवर हो जाता है। जी। क्योंकि जनरली ये एक एफआईएस को एक इमर्जिंग मार्केट के लिए अनसर्टनिटी दिलवाती है, तो वो बेचते हैं एज अ सेफ्टी एलिमेंट। और फिर वो जी। कहते हैं कि इसका डोमेस्टिक इंडियन सिनेरियो से ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो वो वापस आ जाते हैं। पर इस बार थोड़ी सावधानी है, क्योंकि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट तेल के दाम, जैसे आपने बताया, जो 65 66 के ऊपर कुछ महीने तक तेल का दाम गिर के उधर ही स्टेबल था, वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव था। तो एक ही दिन में अभी $12 बढ़ना, तो नेचुरली इंडिया के लिए एक फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, जो तेल इंपोर्टिंग कंपनीज, हमारे लोकल जी। पेट्रोल की प्राइसेस, ये सब के ऊपर एक अनसर्टन क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। और इसका जी। डेफिनेटली आपको एक सोच समझ के एफआईएस भी देखेंगे कि क्या ये सस्टेनेबल है। अब ये इसमें डरावट किस चीज की है कि दो चीज, एक तो इसराइल ने तो अटैक कर दिया, वो न्यूक्लियर जी। उनके कैपेबिलिटी को क्रिपल करने के लिए किया है। मगर जी। दो चीज सामने आती है इसमें, एक है कि ईरान चुप बैठ के ये सहेगी कि क्या वो भी काउंटर अटैक करेगी, तो नेचुरली पोटेंशियल फॉर एस्केलेशन, बिकॉज ईरान इन अ वे रिप्रेजेंट्स द एंटायर एंटी इसराइली वर्ल्ड। तो ये खाली एक ईरान इस्लाम नहीं है, ये पैलेस्टीन, सीरिया, ये सब जी। चीज जो इसराइल और जूइश जिसके खिलाफ है, उन सब के लिए समझिए एक पोस्टर बॉय है ईरान। और जिसके पास जी। तेल का पैसा है तो वो फाइनेंस भी कर लेती है। तो इतनी आसानी से वो इसको छोड़ेगी नहीं। जैसे शायद आप कैसे थे कि इंडिया पाकिस्तान में हमने उधर कुछ लगा दिया तो वो डर गए और उनकी कैपेबिलिटी इम्पैक्ट हो गई, तो नेचुरली सीज फायर उन्होंने अप्रोच किया। बट ईरान से ऐसा नहीं होगा। ईरान के पास नॉन न्यूक्लियर अभी भी कैपेबिलिटीज है, वो करेगी। मगर मोर इम्पोर्टेंटली, ये मैंने पॉलिटिकल बात करी कि वॉर का रिटेलिएशन बाय ईरान, वो रिस्क तो है। मगर जी। इकोनॉमिक रिटेलिएशन की बात करें, विच इज मोर रेलेवेंट फॉर द स्टॉक मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड, एफआईआई फ्लोज, एंड फॉर इंडिया। इसमें दो चीज है। पूरी ईरान की जो ऑयल सप्लाई, वो चीन को जाती है, ओके। क्योंकि अमेरिका ने तो सैंक्शंस लगाए हुए ईरान से। जी। इंडिया भी जी। पहले खरीदता था, आपने बंद कर दिया, हमने भी। तो कौन जी। से ऐसे देश, रशिया तो ऑयल सरप्लस है। तो चाइना नेचुरली उसको कुछ खैर नहीं है कि अमेरिका सैंक्शन लगाए या ना लगाए। तो एक्चुअली चाइना सब ईरान ऑयल को खरीद रही है, राइट? तो वो एक बात है। तो क्या अगर इसराइल का अटैक बियॉन्ड न्यूक्लियर एक ऑयल इंसर्शन में हो सकता है, ओके। तो वो एक रिस्क है, इसलिए तेल का दाम बढ़ रहा, दैट्स वन थिंग। बट इसका और एक भी इम्पैक्ट है, वो है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है, वो ईरान के बगल से जाता है। तो ईरान का एक इकोनॉमिक रिटेलिएशन ये हो सकता है कि मैं वो स्ट्रेट को बंद कर दूंगा। यानी अगर कोई जहाज उस स्ट्रेट के थ्रू जाने की कोशिश करे तो उसके ऊपर मैं बम लगा दूंगा, तो इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई का एक चैनल बंद हो जाता है। तो इट्स नॉट जस्ट ईरानियन ऑयल, कोई भी ऑयल करेक्ट। वहां से बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसलिए ऑयल का दाम इतना बढ़ गया, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर है। तो ये अब अगले 2 3 दिन के लिए ईरान का रिटेलिएशन कैसे होगा, वो क्या करती है, ये सब चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज तब तक तेल का दाम नीचे नहीं गिरेगी। जब तक तेल का दाम नीचे गिरने की कोई भी एक आउटलुक नहीं दिखा रही है इंडियन मार्केट के ऊपर, शॉर्ट टर्म हेज फंड्स जिन्होंने रिसेंटली एंट्री किया है वो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलेंगे ही। तो क्योंकि उनको वापस जब ऑयल तेल का दाम गिरने का वक्त दिखता है तब वापस वो घुसेंगे। तो दिस इज अ शॉर्ट टर्म हेज फंड का स्ट्रैटेजी, यही है। बिकॉज नॉट ओनली के हेज फंड मैनेजर ऐसे सोच रहे हैं, ये कई हेज फंड उसको कंप्यूटर में फीड इन करते हैं, तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बोलते हैं कि करेक्ट।
तेल का दाम 70 पार कर दिया तो इंडिया बेचो, ऐसा एक ट्रिगर हम्म, लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली एक कंप्यूटर बेस्ड सेलिंग भी आ जाता है, तो किसी के ओके। कंट्रोल में नहीं होता है। तो इसलिए हम्म, मार्केट की आज की ओपनिंग में वो सब ट्रिगर हुए हैं, नहीं तो 2-3 मिनट हम्म, में इतना गिरावट की कैसे होगी ना। पर हम्म, बाद में क्या होता है कि इसमें काउंटरिंग फैक्टर एक ही चीज है, मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म एफआईआई कैपिटल और डोमेस्टिक कैपिटल, जी। दोनों को क्या है कि ये मौका है खरीदने का। क्योंकि हम्म, क्या हो गया कि सितंबर से एफआई की बिकवाली हुई, फिर धीरे धीरे थोड़ी वापसी हुई, मगर थ्रू आउट डोमेस्टिक ने खरीद कर मार्केट को हम्म, उतना नहीं गिरने दिया जितना एक इतनी भयंकर एफआई सेलिंग को गिराना था। ओके। करेक्ट, तो क्या करेक्ट। हुआ कि जब डोमेस्टिक्स जो शांत रहे थे तो अप्रैल से मिड मई तक, क्योंकि वो हम्म, अर्निंग सीजन का रिजल्ट का अवेट कर रहे थे, अब वो हम्म, रिजल्ट सीजन खत्म हो गई तो वापस डोमेस्टिक स्ट्रांग बाइंग पे आ गई ना। तो इसलिए हम्म, मार्केट वो 25,000 के लेवल पे अटकी ना, मानी गिरावट नहीं हुई, तो मार्केट इज जी। स्टिल नॉट वैल्यू टेरिटरी, हम्म, मार्केट स्टिल इन अ स्लाइटली ओवर वैल्यूड टेरिटरी मैं कहूंगा, स्पेशली लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल हम्म, कैप तो उससे भी ज्यादा वैल्यूएशन में थे। तो हम्म, क्या हो रहा है कि अब जो ये करेक्शन इंड्यूस हो रहा है ये एक अनकनेक्टेड मैटर से, क्योंकि इंडिया के हम्म, डोमेस्टिक का इससे संबंध नहीं है। तो हम्म, इसीलिए ड्यूरिंग द डे आपने देखा कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स हैव स्टेप्ड इन एंड स्टार्टेड हम्म, बाइंग, वहां पे एक करेक्शन ज्यादा हुआ तो वैल्यू टेरिटरी में आ गई तो मैं खरीद लूं। जी, तो दिस इज अ जी। नेचुरल काउंटरिंग डिफेंस फॉर द मार्केट। तो इसलिए हम्म, मैं, और सेकंड चीज आपको याद है, फिर आप सोचेंगे अरे फिर ऐसा है तो क्यों गिरे मार्केट, हम्म, ये तो खरीद रहे नहीं। डोमेस्टिक फंड मैनेजर भी स्मार्ट है ना, अगर वो कोई एफआईआई बेच रहा है कोई स्टॉक को तो हम्म, कितने देंगे वो, क्योंकि करेक्ट। उनकी ठीक। इंटरेस्ट है कि इसको गिरने दे ताकि हम्म, मुझे और भी नहीं। प्रॉफिट बने। तो ये जी। तुरंत आके नहीं खरीदते हैं, ये हम्म, वेट करते हैं कि ये स्टॉक में और भी वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है तो मैं चुप बैठूं, तो उसकी गिरावट हम्म, और भी उसको अलाउ करते हैं। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि उनको भी अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएट करना है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। हम्म, तो इसीलिए जी। मार्केट में वॉलिटिलिटी रहेगी, मगर जहां पे एक गुड क्वालिटी कंपनी की करेक्शन होती है वो स्टेप इन करके उसको बाई करेंगे, मगर एक सिक्लिकल कंपनी का करेक्शन होता है तो उसको और भी गिरने देंगे। तो मार्केट में राइट। एक फिर वापस एक पोलराइजेशन आएगी कि क्वालिटी हम्म, वर्सेस सिक्लिकलिटी, राइट। ऐसा नहीं कि करेक्ट। सिक्लिकल कंपनीज में क्वालिटी नहीं है क्वालिटी, हम्म, मगर सिक्लिकलिटी में क्या होता है कि जो गिरावट होती है वो भयंकर होता है, फिर वापस हम्म, बढ़त भी भयंकर होती है। तो ओके। भयंकर गिरावट में एक फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की तरह होता है। तो इसलिए करेक्ट। सिक्लिकल में ऑलवेज डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स इंतजार करेंगे कि क्या हम्म, गिरावट का वक्त खत्म हो गया और या और भी हम्म, है, तो वो जल्दबाजी नहीं करेंगे उसमें खरीदारी करने का। वेरस क्वालिटी में भले ही हम्म, उसकी प्राइस में करेक्शन कम हो, फिर हम्म, भी वहां जाके वो सपोर्ट करेंगे बाइंग से। तो ये एक सेफ्टी ओरिएंटेड क्वालिटी ओरिएंटेड सेक्टर्स में मैं जरूर बाइंग सपोर्ट देख रहा हूं। मगर हम्म, और एक चीज है ना, तो किसी हम्म, फंड मैनेजर के पास ऑलरेडी सिक्लिकल स्टॉक्स की एक पोजीशन है, तो शायद वो हम्म, भी बेच के उसको डाइवर्ट करेंगे क्वालिटी में। तो सेलिंग प्रेशर ओके। खाली एफआई से नहीं आ सकती है, डोमेस्टिक भी सेक्टर रिलोकेशन के तौर पर, जैसे मैंने कहा तेल का दाम बढ़ रहा है तो जी, रेट्स जी। तो ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स में शायद वो भी बेचेंगे, हम्म, तो वापस आके बाद में खरीद सकते हैं और उस जी। उसको क्वालिटी स्ट्रोक जो कहते हैं ना नॉन सिक्लिकल स्टॉक्स, हम्म, वहां पे हम्म, वो अलोकेशन बढ़ाने की कोशिश कर सकते। तो ये एक मैं कहूंगा कि जो समराइज कि हम्म, डेफिनेटली ये इंडिया स्पेसिफिक इसका कुछ इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं हम्म, कि इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का कोई असर नहीं, इम्पैक्ट है। हम्म, सेकंड, गिरावट आएगी तो वॉल्टिलिटी जरूर जारी रहेगी, पर बहुत हम्म, भयंकर गिरावट आने से डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स के पास एडिक्वेट लिक्विडिटी है उसको प्रोटेक्ट हम्म, करने की। तो ओवरऑल सिचुएशन में ऐसे ही समराइज करूंगा। जी। चलिए, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर अंशुल जैन, ही हेड ऑफ रिसर्च लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। गुड आफ्टरनून अंशुल। निफ्टी को अब देख के क्या लगता है अंशुल? अब तो 25,200 का हम इंतजार कर रहे थे टूटने का, वो तो रह गया उसी लेवल पे, और हमने आज जो लो टच किया है निफ्टी के लिए, वो रहा 24,473 का। वहां से थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। क्या करना है? नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए, इत्तेफाक से कल एक्सपायरी थी और 1 बजे जब मैं लाइव था मीडिया पे, उसी समय हम्म, 25,050 का सपोर्ट टूटा था। तब हम डिस्कस कर रहे थे कि अब 3 दिन के लॉन्ग स्ट्रैप है, क्योंकि मॉर्निंग हाई भी स्वीप हुआ है 2 दिन का। यहाँ हम्म, से डेली चार्ट पे जो स्विंग लो है वो 25,502.15 पे है। ये टारगेट टेस्ट हो सकते हैं, और बैंक निफ्टी पे नीचे 55,534.75 स्विंग लो है, ये टेस्ट हो सकता है। मैं मान रहा था कि 2 दिन 3 दिन लगा के टेस्ट होगा, आज गैप डाउन में ही हम्म, टेस्ट हो गया। इतनी मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन 2-3 दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि होगा।
अब हुआ ये है कि सुबह हम गैप डाउन टारगेट पे खुले हैं लेकिन उनको स्वीप किया है, तो जब तक निफ्टी 24,500 के ऊपर है आई बिलीव कि जो गैप है ये फिल होगा और ऊपर में हम 24,750 24,824 ये लेवल टेस्ट करेंगे। बैंक निफ्टी 55,534.75 जो डेली पे स्विंग लो था, इसके ऊपर अगर हम 1-1.5 घंटा सस्टेन कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में भी जो गैप है वो कवर करके हम 56,000 तक आराम से आ जाएंगे। तो कल बुल ट्रैप बना था, उसका टारगेट भी आज गैप के साथ कंप्लीट हो गया है। लोअर लेवल से ठीक ठाक बाइंग भी दिख रही है। निफ्टी फिर भी बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का साथ जैसे ही मिल जाए 55,534.75 के ऊपर, राउंड फिगर 55,550 पकड़ लीजिए, इसके ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकलेगा दोनों में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा।